अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 11 कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टॉपिक नंबर है 212 आर्बिट्राज थ्योरी मिलर एंड गिलियानी पार्ट नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर से ही हमने इसके डिस्कशन M&M थ्योरी की और इसी को कंटिन्यू करेंगे। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट द irrelevance theory is spotted by two gentlemen, Miller and Modigliani, who have contributed a lot in finance, and their eminent arguments or theories are there in finance for the Nobel laureates, the Franco, Modigliani and Merton Miller. यानी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई ये थ्योरी एंड द आर्गुमेंट दैट दे गेव एक्चुअली वाज दैट इफ़ एन इन्वेस्टर गेट्स एन आइडिया दैट द सिमिलर स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट डिफरेंट प्राइसेस दे विल गेट इनटू द आर्बिट्राज। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टू स्टॉक्स हैं जो कि बिल्कुल सेम हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि दो सेम स्टॉक्स मार्केट में सिमिलर प्राइसेस पर यानी सेम प्राइसेस पर सेल हो रहे हों। ठीक है, क्योंकि हम इनकी जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस को देखकर ही किसी भी स्टॉक वगैरह है उसकी वैल्यू डिसाइड की जाती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि दो स्टॉक्स हैं, सेम हैं, वो डिफरेंट प्राइसेस पर सेल हो रहे हैं तो आर्बिट्राज क्रिएट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो एक्सपेंसिव शेयर्स हैं, क्योंकि डिफरेंट प्राइसेस हैं ना, अगर सेम हो तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है उन्हें सेल करने का। लेकिन अगर आर्बिट्राज का प्रोसेस क्रिएट हुआ है यानी कुछ ये डिफरेंट प्राइसेस पर सेल हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यानी हमारी कंपनी या फर्म क्या करेगी, जो एक्सपेंसिव स्टॉक्स या शेयर्स हैं उन्हें सेल आउट कर देगी और जो चीप होंगे उन्हें ले लेगी। इस तरह से उनके पास सिमिलर एसेट्स भी आ जाएंगे और कुछ पैसा भी सेव हो जाएगा। सो हाउ वुड दे गेट इनटू द आर्बिट्राज प्रोसेस? सपोज इफ देयर इज़ अ कंपनी हुज वैल्यू इन द मार्केट इज़ मोर एंड कोई कंपनी है जिसकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है और कुछ कंपनी की कम है, देन दे विल शिफ्ट देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एक्सपेंसिव कंपनी टू द चीपर कंपनी एंड इन दिस वे दे विल सेव सम मनी। वही बात हो गई, यानी एक्सपेंसिव कंपनी से वो क्या करेगा, चीपर कंपनी यानी एक्सपेंसिव कंपनी को अपने शेयर सेल कर देगा और चीपर में इन्वेस्ट कर देगा, यानी वहाँ से ले लेगा। तो इस तरह से वो पैसा भी बचा सकता है। द प्रॉब्लम और द डिस्कशन हेयर इज़ दैट इफ़ वी आर मूविंग from one firm to the other, that other firm would also have some leverage. उसका भी तो leverage होता है, percentage debt होती है। and if we are selling our stocks as an investor to get into arbitrage, our stocks value will not be the same as that of the other firm because of the leverage। यानी हर कंपनी का अपना leverage level होता है, तो इस वजह से जब आप कहीं और इन्वेस्ट करते हो तो उस कंपनी के leverage की वजह से आपके जो शेयर या फर्म की वैल्यू है वो सेम नहीं रहती। They said or they assumed that personal leverage is possible, meaning that if a company or a firm take loan for its business and similarly an individual can also take loan and invest it। यानी एक बंदा कंपनीज लेती हैं, फर्म्स लेती हैं लोन, इसी तरह से पर्सनली यानी कोई इंडिविजुअल भी लोन लेकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। द सेकेंड आर्गूमेंट और assumption is that the cost of debt is same for the individual as that of the firm। यानी चाहे कंपनी या फर्म ले लोन, चाहे इंडिविजुअल यानी मैं ले रही हूँ अकेली या मेरी कोई और कंपनी तो पता है ना, कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे लोगों का। मैं इंडिविजुअल लोन ले रही हूँ या फिर कोई कंपनी ले रही है, तो उसके जो डेट की कॉस्ट है यानी एक्स्ट्रा जो अमाउंट इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है या अमाउंट देनी पड़ेगी वो दोनों के लिए सेम रहेगी। इट मीन्स दैट इफ़ अ फर्म कैन गेट लोन ऑन 10% पर एनम, यानी 10% पर एनम इंटरेस्ट पर लोन दे रही है, दैन इंडिविजुअल कैन ऑल्सो गेट लोन ऑन दैट सेम रेट। तो इंडिविजुअल अगर मैं अकेली भी लेती हूँ तो मुझे भी 10% पर ईयर यानी लोन इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। And again, this is not a realistic assumption because of the risk profile of an individual which is very high as compared to, यहाँ पर प्रोफाइल आएगा, ठीक है, यानी रिस्क का लेवल देखते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल कंपनी वगैरह की अर्निंग वगैरह देखते हैं, इंडिविजुअल का रिस्क लेवल भी तो देखना पड़ता है कि उसका रिस्क लेवल कितना है। रिस्क ही तो नहीं है, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न पे करना पड़ेगा।
of an individual which is very high as compared to firm, but this is the second part of their argument. To create an arbitrage situation, this is what an investor has to do, यानी उसे कंपेयर करना पड़ता है, यानी प्रोफाइल वगैरह, लेकिन रियलिस्टिक नहीं है, यानी दोनों का सेम, वैसे तो सेम नहीं होना चाहिए क्योंकि रिस्क लेवल डिफरेंट होता है। इंडिविजुअल का ज़्यादा रिस्क लेवल होता है, कंपनी तो अर्निंग कर रही होती है ना, मिलकर बहुत सारे लोग करें, लेकिन अकेला इंसान है और वो कर रहा है, पता नहीं प्रॉफिट अर्न करता है या नहीं करता, पता नहीं दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, तो उसका रिस्क लेवल हाई होता है, तो इसलिए रेट डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अस्यूम किया जा रहा है कि आर्बिट्राज के लिए कि दोनों के जो रेट्स हैं वो भी सेम होंगे। द इन्वेस्टर आफ्टर टेकिंग द लोन विल इन्वेस्ट और शिफ्ट द मनी इन द फॉर्म विच इज़ चीपर, यानी उसने मनी ली, लोन लिया, उसको कहाँ किया, चीपर यानी सस्ती कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। एंड दिस इन दिस वे सेव सम मनी हैविंग द सेम रिटर्न, यानी रिटर्न सेम ले रहा था लेकिन उसने पैसे लिए और सस्ती में कर दिया, यानी उधर से इन्वेस्ट किया, उधर से पैसे आएंगे तो वो वहाँ पे कर देगा और कुछ पैसे भी उसे बच जाएंगे। It means that he will shift from one firm to another and because of this shifting he will have get some percentage holding, यानी कुछ पैसे बच गए, and will have get the same value of investment but some debt will be created there because he is holding that percentage by borrowing। वही बात हो गई, यानी उसने इन्वेस्ट किए हैं, जो महंगी से निकाला और सस्ती में शिफ्ट किया, पहले उसको ज़्यादा पैसे देने पर उसको अर्निंग तो हो रही है लेकिन सस्ती है, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस बोरिंग ही हैज़ टू पे सम इंटरेस्ट अबाउट विच ही हैव सेड इट्स कॉस्ट बी सेम, यानी अभी हमने कहा था कि उसकी जो कॉस्ट है वो सेम होगी, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कंपनी हो। दैट दिस फॉर्म ऑफ कंपनी हैज़ टू पे इन दिस वे ही विल क्रिएट इट्स आर्बिट्राज एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आर्बिट्राज एट द एंड ही विल बी एबल टू सेव सम मनी आउट ऑफ दैट। इस तरह से वो कुछ मनी जो है वो सेव करने के काबिल हो जाएगा क्योंकि उसने सस्ती चीपर फॉर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट की है। मिलर एंड मॉडिगिलियानी आर्गूमेंट्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ इन दिस theory of M&M irrelevance about capital structure. The important thing which may be concerned that if someone say that or percentage holding will change, यानी जो उसकी होल्डिंग है, यानी जो उसके पास पैसा है या डेट वगैरह है वो चेंज होता है, मीनिंग दैट वी हैव 5% होल्डिंग इन अ कंपनी, हमारे पास 5% यानी होल्ड करते हैं हम एंड शिफ्ट कर देते दूसरी कंपनी, देन इफ़ और परसेंटेज होल्डिंग बिकम्स लेस देन और इन्फ्लुएंस कैन गेट रिड्यूस्ड और इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग में गेट रिड्यूस्ड एंड अदर सिमिलर फैक्टर्स। अगर सपोज़ करो एक कंपनी में मेरी होल्डिंग थी 5% की, मैं ओनर हूँ, ठीक है, मैं क्या करती हूँ दूसरी कंपनी में शिफ्ट करती हूँ। सपोज़ करो वहाँ पर ये होल्डिंग 5% मैं यहाँ ले रही थी, मुझे 4% या 3% मिले तो मेरा इन्फ्लुएंस कम हो सकता है मेरी डिसीजन मेकिंग में, यानी मुझे कम राइट मिल जाए, तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। बाय क्रिएटिंग एन इंडिविजुअल लेवरेज, क्योंकि हमने कहा था इंडिविजुअल पर्सन भी ले सकता है, दैट इज़ बोरोइंग द मनी फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट द सेम कॉस्ट, और हमने ये भी कहा था कि कॉस्ट सेम आएगी चाहे वो फर्म हो चाहे वो क्या हो इंडिविजुअल हो। इन्वेस्टर विल बी एबल टू कीप परसेंटेज होल्डिंग सेम, परसेंटेज होल्डिंग विल नॉट चेंज वाइल शिफ्टिंग फ्रॉम वन फर्म टू द अदर, यानी उसकी होल्डिंग चेंज नहीं होगी, यानी 5% होल्ड कर रहा है तो उसके पास 5% ही होल्डिंग रहेगी। सेकेंड थिंग इज़ दैट द नेट रिटर्न। अब नेट रिटर्न की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू दिस theory, the return in the other firm will be little higher, but once the cost of debt will be subtracted, the percentage is calculated arbitrage। हो सकता है जहाँ पर आप कर रहे हो तो आपका जो रिटर्न है वो कुछ हायर हो, जब लेकिन एक बार जो कॉस्ट ऑफ डेट निकाल लोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, जो परसेंटेज कैलकुलेट होगी आर्बिट्राज से, शिफ्टिंग फ्रॉम वन फर्म टू द अदर स्टिल गिव द इन्वेस्टर द सेम रेट, यानी चाहे आप कॉस्ट निकाल भी लोगे क्योंकि हायर रेट मिल रहा है ना, उधर कम मिल रहा था आपको, महंगी थी, तो अगर यहाँ पर हायर रेट मिल रहा है आपको, आप अपना जो कॉस्ट निकालने के बाद भी आपके पास जो रिटर्न आएगा वो क्या है, सेम रहेगा। द रिटर्न विल नॉट चेंज बट द इंसेंटिव और द अट्रैक्शन। When we say that there is no difference in the percentage holding and rate of return will not be changed, जब हम कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट मैंने लाइन में बताया कि वो जो उसका परसेंटेज होल्डिंग यानी एक फर्म में यानी एक्सपेंसिव में भी 5% होल्डिंग थी और अगर चीपर में भी शिफ्ट किया है तो वहाँ पर भी 5% होल्डिंग, यानी वो चेंज नहीं हो रही। और यहाँ रिटर्न की बात की कि उसका जो रिटर्न होगा चाहे कॉस्ट वगैरह निकालने के बाद भी आपके पास उतना ही रिटर्न आएगा, वो भी चेंज नहीं हो रहा। देन वाई देयर विल बी आर्बिट्राज,
यानी कुछ चेंज आ ही नहीं रहा, तो आर्बिट्राज क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि हमने आर्बिट्राज में कहा ना कि अगर डिफरेंट हो जाएं, प्राइसेस डिफरेंट हो जाएं, इट विल बी बिकॉज ऑफ देयर विल बी सम कैश सेविंग बाय इन्वेस्टर। क्योंकि एक सिचुएशन में आर्बिट्राज की होगा, कैश सेव कर रहा है थ्रू ऑल दिस प्रोसेस विच विल बी रिटर्न एडिशनल बेनिफिट, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आर्बिट्राज प्रोसेस। क्योंकि इनके आर्बिट्राज प्रोसेस की वजह से, डिफरेंस की वजह से, अगर हर चीज़ सेम होती, डिफरेंस ना होता इनकी प्राइसेस में, यानी दोनों ही एक्सपेंसिव होती, इन्वेस्टमेंट कोई ना सस्ती चीपर ना होती, तो क्या होता? इसी आर्बिट्राज क्रिएट हुआ ना, एक एक्सपेंसिव है कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट निकाली है और चीपर है कंपनी, लेकिन रेट्स दोनों के सेम है, परसेंटेज होल्डिंग सेम है, तो आर्बिट्राज क्रिएट हुआ, उसी की वजह से ही कैश जो सेविंग हुई। ठीक है, इसी वजह से आर्बिट्राज यहाँ क्रिएट होता है। वी कैन कंक्लूड और डिस्कशन दैट मिलर एंड मॉडिगिलियानी हैज सजेस्टेड सच प्रोसेस आर्बिट्राज दैट इज़ बेस्ड ऑन वी हैव टू क्रिएट सेल्फ मेड लेवरेज। This self-made leverage is with such assumption that there will be no changes in the borrowing rate, यानी चाहे वो इंडिविजुअल लेता है, चाहे वो फर्म या कंपनी लेती है, तो उनके जो रेट्स हैं, बोरिंग रेट्स हैं, यानी 10% पर इंडिविजुअल ले रहा है तो 10% पर फर्म भी लेगी। बोरिंग कैन बी डन विद द सेम फ्रीक्वेंसी व्हेन एवर इट हैज़ टू शिफ्ट, देन विल गेट दैट मनी। यानी आप चाहे एक्सपेंसिव से वो जो चीपर कंपनी है वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी सब कुछ सेम है। इफ़ इट इज़ एडमिटेड दैट द आर्गुमेंट ऑफ मिलर मॉडिगिलियानी इज़ दैट थ्रू द आर्बिट्राज देयर विल नॉट बी चेंज इन द होल्डिंग परसेंटेज, दिस इज़ वन कंसर्न। यानी पहला कहा होल्डिंग जो परसेंटेज है, सपोज करो मैंने कहा कि एक कंपनी जो महंगी थी, एक्सपेंसिव थी, वहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी और आपकी होल्डिंग यानी आप 5% के ऑनर थे, तो आपने शिफ्ट किया चीपर कंपनी में, वहाँ पर भी आपको 5% ही ऑनरशिप मिली, यानी होल्डिंग परसेंटेज मिली। इसी तरह से फिर आपका जो रिटर्न था वो भी चेंज नहीं हुआ, यानी आप 10% अगर रेट ऑफ रिटर्न ले रहे थे एक्सपेंसिव कंपनी में, और आप जो दूसरी कंपनी में चीपर में किया आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, आप अगर उसमें से कॉस्ट निकाल देते हो तब भी आपका जो रिटर्न है वो सेम होता है। ये दूसरा कंसर्न है इसकी अप्रोच का। बट द कैश सेविंग विल सर्टेनली इंड्यूस ऑल द इन्वेस्टर्स टू गेट इन टू द प्रोसेस आर्बिट्राज। यानी आर्बिट्राज के प्रोसेस में क्यों है? क्योंकि इसी डिफरेंस की वजह से ही उसको पैसा बच रहा है। अगर डिफरेंस ना हो, सपोज करो मैंने ना 10 रुपये की चीज़ ली, नहीं 10 रुपये की चीज़ थी मेरी और मैंने 10 रुपये की ही बेच दी, सेम रही, तो मुझे कुछ नहीं बचेगा ना, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इससे यानी आर्बिट्राज क्रिएट नहीं होगा। आर्बिट्राज तब क्रिएट होता है जब प्राइसेस डिफरेंट हो। तो इसी तरह से जब पैसा बच रहा है, पैसा क्यों बच रहा है? दोनों में डिफरेंस है, यानी आपने 10 रुपीज़ की चीज़ ली, 15 रुपीज़ में सेल आउट कर दी, तो 5 रुपीज़ तो बच रहे हैं। ये पैसे क्यों बच रहे हैं? उनकी प्राइसेस डिफरेंट होने, बाइंग एंड सेलिंग प्राइस डिफरेंट होने की वजह से। तो इसी वजह से आर्बिट्राज प्रोसेस यहाँ क्रिएट होता है, यानी इसका अमल दखल है। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।